और एनिमल का रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन, और फंजाई का भी ग्लाइकोजन। प्लांट में वाटर एब्जॉर्ब कौन करता है? जाइलम। एस्टोमाटा का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करेगा? एस्टोमाटा को ही ना रंध्र कहते हैं, उसका खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करेगा? द्वार कोशिका पर, गार्ड सेल पे, ठीक है। और प्रकाश के अवशोषण का कौन सा केंद्र है पौधों में? पौधों में प्रकाश के अवशोषण का केंद्र, प्रकाश के, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल क्यों प्रकाश को अवशोषित कर पाता है? क्या होता है उसमें? मैग्नीशियम, ठीक है। जाइलम का फ्लो कैसा होगा? यूनिडायरेक्शनल की मल्टी डायरेक्शनल? और फ्लोएम का बाई डायरेक्शनल। जाइलम जो होता है वो डेड होता है कि लिविंग होता है? डेड होता है। और फ्लोएम लिविंग होता है। फ्लोएम के किस पार्ट में न्यूक्लियस नहीं होता? चालनी नलिका में। किसमें नहीं होता? चालनी नलिका में। चलिए, अमीबा में पोषण, इसमें कुछ बेसिक पॉइंट है। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, अमीबा एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। जो प्रोटिस्टा जगत का सदस्य है। अमीबा एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है जो प्रोटिस्टा जगत का सदस्य है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा, अमीबा अनियमित आकार का होता है तथा यह एक मृदु जलीय जीव है। यह कूटपाद स्यूडोपोडिया द्वारा प्रचलन करता है। यह एक सहजीवी जीव है जिसमें निम्न चरणों में पोषण पूरा होता है। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, उत्सर्जन। पांचवा पॉइंट लिखिएगा, यह अलैंगिक जनन द्विखंडन विधि द्वारा करता है।
हो गया? हो गया? चलिए इसको लिख लीजिए फटाफट। तो अमीबा कैसा जीव होगा? एक कोशिकीय। एक कोशिकीय का मतलब क्या हो जाएगा? एक कोशिकीय मतलब यूनिसेलुलर। एक कोशिका है इसमें, लेकिन इस जीव के पास इसके सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो न्यूक्लियस पाया जाता है इसलिए क्या कहलाएगा? यूकैरियोटिक। ठीक है, न्यूक्लियस अमीबा में पाया जाएगा इसलिए यह क्या कहलाएगा? यूकैरियोटिक कहलाएगा। दूसरा एक और फैक्ट आपको याद रखना है, जितने सारे एक कोशिकीय जीव होते हैं उन एक कोशिकीय जीव में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाया जाता। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर यानी कार्य के बंटवारे की सुविधा एक कोशिकीय जीवों में अनुपस्थित होती है। याद रहेगा, कार्य के बंटवारे की क्षमता एक कोशिकीय जीवों में नहीं होता। उनको जितना भी कार्य करना है वो सब किससे करना है? सिंगल सेल से करना है। अब जैसे हम लोगों के बॉडी में भोजन को डाइजेस्ट करना है तो वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन करना है तो श्वसन तंत्र है, रक्त का परिसंचरण करना है तो परिवहन तंत्र हम लोगों के शरीर में है। अब अमीबा में चूंकि एक ही कोशिका है तो उसको सारे के सारे फंक्शन कितने सेल से करने हैं? एक ही सेल से करना है। और जिन भी जीवों में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा, कार्य के विभाजन की क्षमता नहीं होगी, वे सारे के सारे जीवों का जीवन अवधि जो होता है वो बहुकोशिकीय जीवों की तुलना में क्या होता है? कम होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपके घर में शादी ब्याह का कोई फंक्शन है। ठीक है, शादी विवाह का कोई त्योहार है, फंक्शन है, तो उसमें सारा का सारा कार्य का जिम्मेवारी एक इंसान को दे दिया गया, आपको दे दिया गया। हलवाई आप ही हैं, न्योता आप ही को बांटना है, समझ रहे हैं, डेकोरेशन आप ही को करना है, खिलाना भी आप ही को है। अब ब्याह के समय जब लास्ट टाइम पता चले कि ब्याह आप ही का है तो ब्याह के समय क्या हो जाएगा? विकेट गिर जाएगा, मामला खत्म। ब्याह करने की स्थिति में रहेगा वो इंसान? नहीं रहेगा, जल्दी मर जाएगा। और वही कार्य विभाजन अगर हो जाए, भाई न्योता तुम बांटो, डेकोरेशन तुम करो, हलवाई तुम हो, है ना, सामान तुम्हें खरीद के लाना है, तो काम भी अच्छे से होगा, कोई थकेगा भी नहीं, दोनों होगा। तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें यही कार्य विभाजन नहीं हो सकता है। उनको एक ही सेल से पाचन भी करना है, उसी सेल से श्वसन भी करना है, पदार्थों का परिवहन भी उसी सेल से करना है, इसलिए उनकी जीवन अवधि जो होती है वो बहुकोशिकीय जीवों की तुलना में क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अमीबा किस जगत के अंतर्गत आएगा? प्रोटिस्टा। ठीक है, जीवों के वर्गीकरण को 1969 में एक वैज्ञानिक ने किया था, नाम था उनका R.H. विटिकर। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या नाम था? R.H. विटिकर। उन्होंने जीवों को कितने वर्गों में बांटा था? 5। पहला था मोनेरा, एक था प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांट, पांचवा एनिमेलिया। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया। तो जो दूसरा जगत है ना प्रोटिस्टा, उस प्रोटिस्टा जगत का सदस्य है कौन? अमीबा। समझ गए? तो आगे हम लोग प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ेंगे जब चैप्टर आएगा तब। अमीबा का आकार जो होता है शेप के आधार पर यह कैसा होता है? तो इरेगुलर शेप का होता है, अनियमित आकार का होता है, यानी इसका कोई फिक्स शेप नहीं है। अगर फिगर से समझोगे तो मान लो अमीबा जो है उसका कोई फिक्स आकार नहीं है। ये क्या हो गया आपका अमीबा। अब इसके सेल में क्या पाया जाता है? एक केंद्रक पाया जाता है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक है। अमीबा जो है वो पाया कहाँ जाएगा? तो मृदु जलीय जीव है। जलीय जीव दो प्रकार के होते हैं, खारे पानी में पाए जाने वाले, एक मृदु जल में पाए जाने वाले। तो अमीबा कैसा है? मृदु जलीय। मृदु जलीय मतलब नदी के पानी में, तालाब के पानी में, इन सारे जगहों पर मिलेगा। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीव है, मृदु जलीय जीव है। इसका आकार कैसा होता है? अनियमित, किसी भी आकार का यह हो सकता है। इसके शरीर का यह जो बाहरी भाग आप देख रहे हैं, इस बाहरी भाग को क्या बोला जाता है? कूटपाद। अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक है, हिंदी में कहते हैं कूटपाद, अंग्रेजी में कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। स्यूडो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? फॉल्स। फिजिक्स में पढ़े होंगे स्यूडो फोर्स, मतलब फोर्स लगता नहीं है, माना जाता है कि फोर्स अप्लाई हो रहा है, स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। और पोडिया का मतलब क्या होता है? पैर। पोडिया मतलब पैर, काल्पनिक पैर है ये, वास्तविक पैर नहीं है। ठीक है, इसी की सहायता से यह क्या करेगा? लोकोमोशन, माने एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होगा तो किससे जाएगा? स्यूडोपोडिया से। अब मान लो अमीबा को दिखाई दिया कि यहां पर उसका कुछ भोजन रखा हुआ है, यहां पर उसको अपना भोजन दिखाई दिया, तो ये क्या करेगा? स्यूडोपोडिया की सहायता से भोजन के नजदीक आएगा। और भोजन के जैसे ही यह नजदीक आएगा फिर क्या करेगा? कुछ दूर का स्यूडोपोडिया, इतना दूर का स्यूडोपोडिया क्या किया? तोड़ दिया।
ठीक है, इतना दूर का स्यूडोपोडिया क्या किया, तोड़ दिया, फिर इस भोजन को क्या करेगा, अपने शरीर के कोशिका के भीतर ले लेगा। तो इसका आकार वही रह गया कि बदल गया, बदल गया। तो स्यूडोपोडिया को बनाने की क्षमता के अनुसार और बिगाड़ने के क्षमता के अनुसार ये अपने शरीर के आकार को निरंतर बदलते रहता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया से यह भोजन शरीर के अंदर लिया, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है क्या, अंतःग्रहण। क्या कहते हैं, अंतःग्रहण, यानी भोजन को कोशिका के अंदर लेने की प्रक्रिया अंतःग्रहण। अब जैसे ही यह भोजन इसके सेल में अंदर गया, ठीक है, इसके सेल में अंदर गया, तो यहां न्यूक्लियस के पास एक टेम्पोररी रूप से निर्माण होता है भोजन रसधानी का। भोजन रसधानी को अंग्रेजी में कहते हैं फूड वैक्यूल। ठीक है, फूड वैक्यूल। अब यह भोजन कहां चला जाएगा, इस फूड वैक्यूल के अंदर, और यहां पर भोजन अपने दूसरे चरण में पहुंचेगा, मतलब क्या, पाचन। पहला क्या हुआ, अंतःग्रहण, दूसरा क्या हुआ, पाचन। अब जैसे ही भोजन डाइजेस्ट होगा तो भोजन के अंदर से कुछ पोषक तत्व निकलेंगे, पोषक तत्व निकलेगा ना, ग्लूकोज निकलेगा, कार्बोहाइड्रेट निकलेगा, वसा निकलेगा, कुछ तो निकलेगा। तो जो पोषक तत्व निकलेगा, उस पोषक तत्वों को अमीबा का जो शरीर है वो क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। तो तीसरा चरण क्या हुआ, अवशोषण। अब पोषक तत्व अवशोषित हो गया तो उससे ऊर्जा निकलनी चाहिए, एनर्जी निकलना चाहिए ना। तो एनर्जी किस फॉर्म में निकलेगा, एटीपी के फॉर्म में। किस रूप में निकलेगा, एटीपी। एटीपी नाम सुने हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। ठीक है, तो एनर्जी निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, स्वांगीकरण। क्या कहलाएगी, स्वांगीकरण। इंग्लिश में कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, तो ऊर्जा बाहर निकलेगा। अब जब ऊर्जा बाहर निकल गया तो बचा हुआ उत्सर्जित पदार्थ जो है, जिसे उसको अपने सेल में नहीं रखना है, वो एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होगा, इसके सेल में कहीं किनारे पर स्टोर हो जाएगा, जमा हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा, स्यूडोपोडिया को इतना दूर का क्या करेगा, तोड़ देगा। और इतना दूर का स्यूडोपोडिया टूटा, फिर ये एक्सक्रीटरी वेस्ट इसके सेल से कहां चला गया, बाहर निकल गया। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा, उत्सर्जन, निष्कासन या उत्सर्जन, एक्सक्रीशन कहलाएगा। समझ गए। तो अमीबा में भोजन के पाचन का कितना स्तर है, 5 स्तर है। पहला क्या हो गया, अंतःग्रहण, दूसरा पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन। ठीक है, इतना पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं ना। लास्ट में लिखा हुआ है कि जब यह प्रजनन करेगा तो प्रजनन किस विधि से करेगा, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को कहते हैं क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने तरह का, 2 तरह का, लैंगिक और अलैंगिक। तो लैंगिक जनन किसे कहा जाता है, लैंगिक जनन उसे कहते हैं जिसमें युग्मकों की सहायता से संतान की उत्पत्ति होती है। अब जैसे अगर लैंगिक जनन की बात किया जाए तो लैंगिक जनन में क्या बनेगा, युग्मक। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, किसका निर्माण होगा, युग्मक का। तो युग्मक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है क्या, नर युग्मक, और एक हो जाएगा मादा युग्मक। तो नर युग्मक को क्या कहते हैं, शुक्राणु कोशिका, और मादा युग्मक को क्या कहते हैं, अंडाणु कोशिका। तो जब शुक्राणु कोशिका और अंडाणु कोशिका का फ्यूजन होगा और इससे जो संतान की उत्पत्ति होगी, तो यह जनन कौन सा कहलाएगा, लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन जिस जीवों में होता है उसके संतान कभी भी उसके माता पिता के आइडेंटिकल नहीं होते हैं। अब जैसे हम में से किसी का भी चेहरा पूरा माता पिता से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, नाक माता जी पर गया है, कान बाबूजी पर गया है, मुंह जो है वो दादाजी पर चल गया है। समझ में आ रहा है। तो लैंगिक जनन जिन जीवों में होता है उसमें क्या होगा, विविधता पाई जाएगी, डाइवर्सिटी पाई जाएगी। और जिन भी जीवों में अलैंगिक जनन होता है, ठीक है, जिन भी जीवों में अलैंगिक जनन होगा, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, उसमें रिप्रोडक्शन किससे होता है, तो ऑर्गेनिज्म के शरीर से होता है, उसके बॉडी से होगा। अब जैसे गुलाब का पौधा है तो गुलाब के पौधे में रिप्रोडक्शन कौन सा कराया जाता है, अलैंगिक। यानी सुने हो ना, गुलाब का कॉलम लगाया जाता है, तो कॉलम में क्या किया जाता है, उसका तना काट दिया गया, तना काट के लगा दिया गया, इसको कहते हैं तना काट प्रवर्धन, अंग्रेजी में कहते हैं ग्राफ्टिंग मेथड। ठीक है, तो लाल रंग का गुलाब आपने काट के तना लगा दिया तो कैसा गुलाब निकलेगा, वहां लाल रंग का ही निकलेगा। वहां कोई वेरिएशन आएगा, विविधता आएगा, नहीं आएगा। समझ में आ रहा है। तो जो भी जीव अलैंगिक जनन करते हैं और उनसे जो जीव का जन्म होता है, जो नया जीव जन्म लेता है, उस जीव को क्लोन कहा जाता है। क्या कहते हैं, क्लोन, बिकॉज दैट न्यू ऑफस्प्रिंग आर ऑलवेज आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। जो नया जन्म लेगा वो अपने माता पिता के एकदम क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, समान होगा, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, क्लोन।
और जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जन्म लेगा वो माता पिता से क्या होगा, अलग होगा। तो अमीबा कौन सा रिप्रोडक्शन करेगा, लैंगिक कि अलैंगिक, कौन सा करेगा, अलैंगिक। तो अलैंगिक रिप्रोडक्शन किससे होता है, जीव के शरीर से ही, यानी शरीर ही उसका टूट के अलग दो भागों में बढ़ जाएगा। तो मान लो यहां पर ये जो अमीबा है यह जब मैच्योर हो जाएगा तो ये रिप्रोडक्शन करेगा। तो रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या करेगा, अपने न्यूक्लियस को दो बराबर भागों में तोड़ लेगा। समझ में आ रहा है, न्यूक्लियस को क्या करेगा, डिवाइड कर लेगा, तोड़ लेगा। और न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए ये स्यूडोपोडिया से क्या करेगा, न्यूक्लियस को कॉम्प्रेस करेगा, दबाएगा, ठीक है। और जब स्यूडोपोडिया से न्यूक्लियस को कॉम्प्रेस करके तोड़ दिया तो एक ही अमीबा कितने अमीबा में बदल जाएगा, दो अमीबा में। यह विधि क्या कहलाती है, द्विखंडन विधि, ठीक है। यानी जो फ्यूजन होता है ना, ठीक है, एक विधि होता है कौन सा, फ्यूजन। फ्यूजन दो तरह का होता है, एक होता है बाइनरी फ्यूजन, सॉरी फ्यूजन हमने लिख दिया है, फ्यूजन होगा, फ्यूजन, इसको हिंदी में कहते हैं खंडन। तो खंडन कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का, एक हो जाएगा बाइनरी फ्यूजन और एक हो जाएगा मल्टीपल। बाइनरी फ्यूजन को हिंदी में कहते हैं द्विखंडन, ठीक ना, और मल्टीपल को क्या कहते हैं, बहुखंडन। तो अमीबा में कौन सा फ्यूजन हो रहा है, द्विखंडन, एक अमीबा टूट के कितना अमीबा में बदल रहा है, दो अमीबा में। और जबकि मल्टीपल फ्यूजन जो होता है इसमें एक बॉडी अनेक बॉडी में डिवाइड हो जाता है। एसएससी ने क्वेश्चन इससे पूछा भी था, क्वेश्चन ये पूछा था कि यदि आपके पास एक कप बैक्टीरिया है, ठीक है, आपके पास कितना बैक्टीरिया है, एक कप, तो 5 मिनट बाद आपके पास कितना कप बैक्टीरिया हो जाएगा। तो बैक्टीरिया जो होता है उसमें कौन सा फ्यूजन होता है, मल्टीपल फ्यूजन। बैक्टीरिया में क्या होगा, मल्टीपल फ्यूजन, बहुखंडन होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया हर मिनट अपनी संख्या को क्या कर लेता है, दोगुना कर लेता है। बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होगा ना, हर मिनट अपनी संख्या को वो डबल करेगा। तो 1 मिनट बाद कितना कप बैक्टीरिया हो जाएगा, 2 कप, 2 मिनट बाद कितना हो जाएगा, 4 कप, 3 मिनट बाद 8 न जी, चौथे मिनट में, 5वें मिनट में 32 कप, ठीक है। तो बैक्टीरिया में कौन सा रिप्रोडक्शन हुआ, बहुखंडन, और अमीबा में कौन सा होगा, द्विखंडन। चलिए, तो जितना पॉइंट लिखे हैं किसी पॉइंट में दिक्कत। अलैंगिक जनित जनन जो होता है इसमें, हाँ ये हो गया लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन जो होगा उसमें युग्मक की सहायता से नए संतान का जन्म होता है, ठीक है। इसको फिर से ये चैप्टर खैर आगे हम लोगों को पढ़ना है। जनन कितने प्रकार का हो जाएगा, 2 प्रकार का। पहला कौन सा बताया हमने, लैंगिक, इसको कहा जाता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और दूसरा हो जाएगा अलैंगिक, यानी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब देखिए लैंगिक जनन जो होगा इसमें 2 जनक का आवश्यकता होगा, ठीक है। यानी कितने पेरेंट चाहिए, 2। एक पेरेंट आपको नर चाहिए और एक पेरेंट आपको मादा चाहिए, ठीक है। तो लैंगिक जनन हमेशा होगा तो उसमें कितने पेरेंट्स चाहिए, 2, मेल एंड फीमेल पेरेंट चाहिए। दूसरा लैंगिक जनन जो होगा, इस लैंगिक जनन में आवश्यकता पड़ेगी युग्मक की। युग्मक को अंग्रेजी में कहते हैं गैमिट, ठीक है। युग्मक भी 2 युग्मक चाहिए, एक नर युग्मक चाहिए और एक मादा युग्मक चाहिए। तो नर युग्मक को क्या कहा जाता है, शुक्राणु कोशिका, स्पर्म सेल कहते हैं, और मादा युग्मक को क्या कहते हैं, अंडाणु कोशिका कहते हैं, ओभम सेल कहते हैं। समझ में आया बात। तो जब नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिलता है तो किसका निर्माण होता है, युग्मनज का। किसका निर्माण होगा, युग्मनज का, जिसको क्या कहते हैं, जाइगोट। क्या कहते हैं, जाइगोट। तो नर युग्मक का यानी शुक्राणु से अंडाणु का मिलना निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। तो जन्म किसका होता है, युग्मनज का, जाइगोट का। और यही जाइगोट अपना गेस्टेशन पीरियड पूरा करके जन्म लेता है, बर्थ होता है। तो सारे जीवों में गेस्टेशन पीरियड अलग है, मनुष्यों में यह है 9 से 9.5 महीने का, ठीक है। तो 9.5 महीने, 9 महीने के बाद यह युग्मनज किसमें बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, बर्थ में जन्म ले लेगा वो। समझ में आ रहा है। अब यहां पर ये जो संतान जन्म लिया, ये संतान लैंगिक जनन से जो जन्म लिया, यह अपने माता पिता से क्या होगा, भिन्न होगा, डिफरेंट होगा, बिल्कुल अपने माता पिता की तरह नहीं दिखेगा।
क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि यहाँ जेनेटिक्स का कुछ रूल अप्लाई होता है, तो जेनेटिक्स जब पढ़ाएंगे तब ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि क्रोमोजोम कैसे ट्रांसफर होता है वो जेनेटिक्स का सिलेबस है, ठीक है, अनुवांशिकी का। तो यहाँ ये समझ गए। और यही इसके विपरीत में जो अलैंगिक जनन है, इसमें सिंगल बॉडी यानी एक जनक की आवश्यकता है, ठीक है। यहां पर दो जनक का जरूरत नहीं है, एक ही बॉडी है, उस बॉडी से टूट करके। अब जैसे आपने देखा होगा इस तरीके का कोई कवक है, ठीक है, मान लो कोई कवक है, तो कवक जब मैच्योर हो जाता है तो कवक के पूरे शरीर पर ढेर सारे क्या बन जाते हैं? बड। क्या बन जाते हैं? बड, जिसको क्या कहते हैं? कली। क्या कहते हैं? कली। तो जैसे ही इस पर ढेर सारे बड बन जाएंगे, कली बन जाएंगे, या फिर इस बड बन गए, कली बन गए, अब जैसे ही कली बन गया तो ये क्या हो जाएगा? ये बस्ट कर जाएगा, फट जाएगा, ठीक है। ये जो होगा कवक, यह क्या कर जाएगा? बस्ट कर जाएगा, फटेगा। और फटने के बाद ये जो बर्ड्स हैं जहां जहां गिरेंगे वहां पर नया जो होगा फंजाई ग्रो कर जाएगा। इस प्रक्रिया को बोला जाता है स्पोर निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन। तो इसमें भी क्या हुआ? एक ही बॉडी से ना रिप्रोडक्शन हो गया, दो बॉडी का जरूरत पड़ा। गुलाब में भी वही हुआ। आलू में भी ट्यूमर निकलता है तो उसका ट्यूमर काट के लगा दिया जाता है, तो नया आलू वहां से जन्म ले लेता है। तो वहां पर दो जनक का जरूरत पड़ा? नहीं पड़ा। तो जहां पर भी सिंगल बॉडी से ही रिप्रोडक्शन हो जाए उसको अलैंगिक कहेंगे। तो अलैंगिक में मैंने लिख दिया है क्या? एक जनक की आवश्यकता है, जो संतान जन्म लेगा उसको क्या कहा जाएगा? क्लोन कहा जाएगा। बस इतना ही अभी फिलहाल याद रखिए, ठीक है। हाँ, प्लांट में दोनों होगा। जिन पौधों में फूल होता है, फ्लावर होता है, तो फ्लावर वाले पौधों में रिप्रोडक्शन का मोड दोनों हो जाता है। जिनको लिखना है लिख लीजिए इसको। हेलो, हाँ बोलिए। हम्म, चलिए, तो इसके आगे क्या है? इसके आगे छोटा सा हेडिंग बनाइएगा, पैरामीशियम में पोषण। पैरामीशियम में पोषण, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, पैरामीशियम में पोषण हो गया। पहला पॉइंट इसमें लिखना, यह एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। यह एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है जो समुद्री जल में पाया जाता है, जो समुद्री जल में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यह चप्पलाकार होता है, यह चप्पलाकार होता है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, सिलिया इसका प्रचलन अंग है। सिलिया इसका प्रचलन अंग है। हो गया। अब देखिए, पैरामीशियम भी जो है वो आपको कैसा जीव है? तो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक। ये भी किस जगत के अंतर्गत आएगा? तो प्रोटिस्टा में ही आएगा, ठीक है। पैरामीशियम भी जो होगा वो किस जगत में आएगा? प्रोटिस्टा। अब पैरामीशियम के बॉडी के आप आकार को देखोगे तो कुछ इस तरीके का इसका बॉडी शेप आपको दिखेगा, ठीक है।
पूरा शरीर जो होता है छोटे छोटे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर से घिरा रहता है, यानी इनके पूरे शरीर में छोटे छोटे बाल जैसी संरचनाएं जो होती हैं वो पाई जाती हैं। इन्हीं बाल जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? सिलिया। क्या कहते हैं? सिलिया। ठीक है। अब ये जो सिलिया है यहां पर एक पाया जाता है माउथ कैविटी। ये हो गया इसका मुख गुहा, माउथ कैविटी। इसी से भोजन जो है वो इसके शरीर के अंदर क्या होता है? प्रवेश करता है। और एक यहाँ एनल कैविटी भी पाया जाता है, एनल कैविटी, जिससे एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होता है वो इनके शरीर से बाहर की ओर निकलता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? पैरामीशियम। तो अमीबा का अगर प्रचलन अंग पूछा जाए तो क्या याद रखोगे? कूटपाद, स्यूडोपोडिया। और पैरामीशियम का अगर प्रचलन अंग पूछा जाए तो क्या याद रखोगे? सीलिया। तो सीलिया उनके शरीर पर के बाहर पाए जाने वाले छोटे छोटे बाल जैसी संरचनाओं को कहते हैं। आकार इसका कैसा होगा? तो स्लीपर शेप। स्लीपर शेप मतलब चप्पल के आकार का। फ्लैजिला बैक्टीरिया में होता है, वो बैक्टीरिया में पढ़ेंगे। माउथ कैविटी, मुख गुहा। और एनल कैविटी, मल द्वार। हो गया। मानव पाचन तंत्र, हेडिंग बनाएंगे मानव पाचन तंत्र। हाँ, भोजन इसी से ही जाएगा, एनल कैविटी से एक्सक्रीशन। और सेल जो होगा वो पूरा के पूरे डाइजेशन में हेल्प करेगा, इसमें कोई फूड वैक्यूल अलग से नहीं है। जीव का नाम है। हाँ, जैसे अमीबा जीव का नाम है वैसे ही पैरामीशियम जीव का नाम। मानव पाचन तंत्र, हेडिंग बना ले लीजिए, मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, मनुष्य में पूर्ण विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है जिसे आहार नाल, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 30 फीट या 9 मीटर होती है। कैनाल, CANAL। हो गया। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, निम्न अंग मिलकर मानव पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। पहला, मुख गुहा, ओरल कैविटी। दूसरा, ग्रास नली, ईसोफेगस। तीसरा, अमाशय, स्टमक। चौथा, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। पांचवा, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। छठा,
रेक्टम, मलाशय, सातवां एनस, मलद्वार, हो गया। चलिए हो गया। दो परसेंट, उतना भी कम अनुपात नहीं होगा। हाँ, स्टेट के बाद से इतने लोग गए हैं तो दिक्कत थोड़ी है। स्टेट क्वालिफाई करके गए हैं ना लोग ये, तब तो स्टेट ऐसे ही थोड़ी निकल गया होगा। आप लोग जाइए तो सुधार करेंगे, उम्मीद है। क्यों हो रहा है बताइए। डिले कहाँ हो रहा है, रिजल्ट तो टाइम पर आ ही रहा है। एक लाख 70 हजार वैकेंसी था ना, तो उसमें +2 कंप्लीट रिजल्ट नहीं देगा हमको लग रहा है, पहले +2 का दे देगा। +2 1।
तब प्राइमरी का देंगे, और 11th-12th में तो दे देगा उसका, 9, 10th, 11th-12th का कर देगा। फिर ये 7 हो गया, एक और लिख लीजिए 8वां। 8वां लिखिएगा पाचन ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसमें लिखिएगा पहला लार ग्रंथि, इसको इंग्लिश में कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड। दूसरा लिखिएगा जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तीसरा लिखिएगा यकृत, लीवर। चौथा लिखिएगा अग्नाशय, पैनक्रियाज। और 5वां लिखिएगा आंत्र ग्रंथि, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। हो गया। तो इतने सारे ऑर्गन मिलकर के क्या बनाते हैं, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इतने सारे अंग मिलकर के मानव का पाचन तंत्र जो है उसका निर्माण करते हैं। टोटल कितने ऑर्गन्स हो गए, 8, और ये सब ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियों में आते हैं। ठीक है, देखिए इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है मनुष्य में क्या है, पूर्ण विकसित पाचन तंत्र है। ठीक है, यानी वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है, और उसी डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या कहा जाता है, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। अब एलिमेंट्री कैनाल जो है उसकी पूरी लंबाई कितनी फीट की है, 30 फीट की है, और मीटर में अगर रहे तो कितना मीटर का, 9 मीटर का। यानी ये जो लंबाई है वो मुख गुहा से लेकर के एनस तक की लंबाई है। अब एक एक करके हम लोगों को इन सब के बारे में पढ़ना है। अब इसमें मुख गुहा क्या है, ग्रास नली क्या है, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम और एनस, ये सब आपके ये जो ऑर्गन्स लिखे हुए हैं, ये ऑर्गन क्या काम करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर फॉर्म में बदल देते हैं। यानी जो जटिल भोजन होता है उस जटिल भोजन को केवल यह क्या करते हैं, साधारण रूप में बदल देते हैं। जबकि उसके बाद का ये जो लिखा हुआ है पाचन ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या काम करेगा, तो जो भी पोषक तत्व होगा उस पोषक तत्वों का पाचन करेगा। समझ में आ रहा है। जैसे इनका काम क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का काम हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे कि ये क्या सेक्रीट करता है, किसका सेक्रीशन करेगा, एंजाइम्स का। और ये जो एंजाइम निकालेगा वो एंजाइम उन पोषक तत्वों का पाचन करेगा जिसको डाइजेस्ट किया था उन ऑर्गेन्स ने, जो इसके पहले 7 लिखा हुआ था। ठीक है, अब इसमें लार ग्रंथि जो है ये मुख में पाया जाएगा, ये भी क्या सेक्रेट करेगा, लार निकालेगा, सलाइवा। लार के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको नाम है टाइलिन या सैलिवरी एमाइलेज, और टाइलिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। दूसरा है आपका जठर ग्रंथि, तो जठर ग्रंथि जो है वो जठर रस बनाएगा। जठर रस में HCl होता है, पेप्सिनोजेन होता है, म्यूकस होता है, तो वो अलग अलग चीज का पाचन करेगा। यकृत बाइल जूस बनाता है, पित्त रस, उसका पाचन अलग होता है। अग्नाशय 4 प्रकार का एंजाइम बनाएगा, ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करेगा, लाइपेज जो वसा का करेगा, एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट का करेगा, न्यूक्लिएज न्यूक्लिक अम्ल का करेगा। वैसे ही आंत्र ग्रंथि जो है वो सक्कस इंटेरिकस नामक जूस बनाता है जो कि भोजन का स्वांगीकरण करेगा। ठीक है, तो इन सब का काम क्या है, पचे हुए भोजन को डाइजेस्ट करके उससे ऊर्जा को उत्सर्जित करवाना, उससे ऊर्जा निकालना। और इनका काम क्या हो जाएगा, आपका कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। समझ में आ रहा है, जटिल भोजन जो किए उसको साधारण रूप में कन्वर्ट कर देना। तो आज इतना ही रहेगा। ठीक है, इसके आगे अगले क्लास में इन सबको पूरा कर देंगे। 2-3 खत्म हो जाएगा अगले क्लास में, 2 क्लास में पूरा पाचन तंत्र खत्म हो जाएगा।
ठीक है। आप लोग कोई किताब उताब रखे हैं घर पे? साइंस का कोई किताब नहीं खरीदे? लूसेंट है ना, तो जो चैप्टर क्लास में चल रहा है उसको लूसेंट से पढ़ लिया करिएगा, ठीक है, तब ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। पहले से एक बार घर से पढ़ के आइएगा ना तो क्लास में लगेगा रिवीजन हो रहा है। तो 2 महीने में अगर एग्जाम ले लिया तो सिलेबस पूरा थोड़ी ना होने वाला है इतना जल्दी। समझ में आ रहा है? तो पहले क्लास का मतलब है कि आपका रिवीजन हो रहा है, नया चीज आप नहीं पढ़ रहे हैं। ऑनेस्टली अगर हमसे पूछें तो क्लास किस लिए है? केवल रिवीजन के लिए। पहले से पढ़ करके आइए क्लास में, एकदम स्पीड में हम लोग फटाफट उसको क्या कराते जाएंगे, रिवाइज कराते जाएंगे। अगर सोच करके रखोगे केवल क्लास में पढ़ करके सीख जाओगे तो नहीं सीख सकते हो, क्योंकि उतना लंबा 7-8 महीने का टाइम आपके पास नहीं है, ठीक है। तो पहले से जैसे पाचन तंत्र पढ़ा रहे हैं तो लूसेंट से पढ़ करके घर से आइए, उसका एमसीक्यू लगा करके घर से आइए, क्लास में लगेगा कि ये सब तो पढ़ा हुआ है, हमारा याद हो जाएगा। पॉलिटी में भी वैसे ही है, पॉलिटी में जो चैप्टर क्लास में चल रहा है पहले से अगले दिन नहीं पढ़ना है। जैसे कल क्या पढ़ने वाले हैं आप पॉलिटी में वो आपको आज पता है, तो आज आप क्या करेंगे, उस चैप्टर को पहले पूरा का पूरा जो भी किताब XYZ आपके पास उससे पढ़ लीजिए, उसका एमसीक्यू लगा लीजिए, फिर क्लास में बैठिए। ज्योग्राफी में भी यही करिए, इकोनॉमिक्स में, सारे सब्जेक्ट में यही काम करिए, ठीक है, तब बेनिफिट ज्यादा मिलेगा।